हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लुकास टेस्ट को कंप्लीट किया। हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म भी देखा था, जबकि वो बुक में नहीं दिया है। सो हम लोगों ने जेईई एंड नीट की लेवल से उसे कंप्लीट किया हुआ है। क्या क्या ध्यान में रखने की बातें होती है उसके बारे में भी मैंने बात करी थी। उसके अलावा लुकास टेस्ट के थ्रू हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बात करी थी। आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे रह ना जाए, कोई भी एमसीक्यू आप उससे सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो बहुत ध्यान से तैयार करना उसे बेटा, और नोट जरूर बनाना। चलिए, आज हमको जिस टॉपिक के बारे में समझना है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो बहुत आसान सा मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। इसको यदि हम लोग अलग तरीके से देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये काम हो सकता है। तो याद रखना, ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर H3PO4 उसकी प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर KHSO4 ये रिएक्शन कर सकता है। KHSO4 से ये रिएक्शन हो सकता है। ये कोई भी रिएक्शन हम करें, इसमें हमें हीट जरूर देनी पड़ती है। वी हैव टू प्रोवाइड सम हीट इन द रिएक्शन, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। ओके, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, KHSO4 एंड हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ओके, अब बात यह है कि रिएक्शन में वाटर रिमूव होता कैसे है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मान के चलिए हमारे पास एक अल्कोहल है कुछ इस तरह का, कोई एक ऐसा अल्कोहल है। मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं कि यही लेना है। यू कैन टेक अ प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो। यहां पर मैंने OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद 2 अनदर कार्बन, सो मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं। करना क्या है हम लोगों को, यहां पर मैंने ले लिया, ये तीनों में से कोई एक को लेना है। मैं यहां पर पहला कंपाउंड ले रहा हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसको मैंने गर्म कर लिया। अब होगा क्या, OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, एंड अल्फा कार्बन के साइड में जो कार्बन है उसे हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। ये जो अल्काइल ग्रुप है उसमें भी कार्बन है, तो इसे भी हम लोग बीटा बोल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने कार्बन एंड हाइड्रोजन एग्जैक्ट एक ही तरफ दिखाए हैं, तो उसे ही मैं बीटा मान के चलूंगा। अब होगा क्या कि अल्फा कार्बन से OH को दूर कर लो एंड बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा लो। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन से OH दोनों मिलके वाटर रिलीज कर लेंगे। रिपीट, अल्फा कार्बन का OH एंड बीटा कार्बन का हाइड्रोजन दोनों मिला के वाटर को वो रिलीज करेंगे। अब रिमेनिंग इज व्हाट, RCH एंड CH3 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या रह गया, CH2। तो यहां पर दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहा है अल्कीन। क्या मिल रहा है, अल्कीन। बात यह है यहां पर कि अल्फा कार्बन के ऊपर से OH एंड बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर जब कंप्लीट होगा हमारा, तो उसमें हम लोग 2 तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक E1 एलिमिनेशन एंड दूसरा E2 एलिमिनेशन। तो उसमें से अभी के लिए याद रखिए कि ये कैसा रिएक्शन है, तो दिस इज अ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसे हम लोग E1 रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन बट यूनिमोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल से एलिमिनेशन होगा। मैं मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब आप सब समझ पाओगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म E1 रिएक्शन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसे और डिटेल में समझने के लिए हमको सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखना होगा। मैकेनिज्म समझ में आ गया तो उसके बाद
हम लोग कोई भी अल्कोहल लेके इसका रिएक्शन आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, तो फर्स्ट रिएक्शन में ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड ले लो, आयोनाइजेशन होगा एंड H प्लस रिलीज होगा। तो एक H प्लस एंड HSO4 माइनस यहां पर रिलीज हो जाएंगे। आप H3PO4 भी ले लो तो भी वो एक H प्लस देगा, एंड KHSO4 ले लो वो भी H प्लस देगा आपको। बात यह है कि यहां पर तीनों में से कोई भी कंपाउंड ले लो H प्लस रिलीज जरूर होगा। ओके, अब ये H प्लस हम यूज करेंगे लेकिन वापस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों में से किसी को भी यूज करो ये कैटालिस्ट है, एंड कैटालिस्ट का हम यूज नहीं कर सकते। इनिशियली हम कुछ यूज करेंगे तो बाय एंड ऑफ द रिएक्शन हमें उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो यहां से जो H प्लस है वो H प्लस हम लोग अल्कोहल को देंगे। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास है कोई अल्कोहल, जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल ले लो, यू कैन टेक इथेनॉल ऑल्सो। यदि ये R को हटा के H लगा दो तो फिर इथेनॉल हो जाएगा। ओके, अब यहां पर अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, एंड हम लोग यहां पर क्या ऐड करेंगे, H प्लस को ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में से मैं H प्लस को अभी ले रहा हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इनिशियली यूज जो करेंगे उसे वापस भी करेंगे हम लोग बाद में। अब ये H प्लस इस लोन पेयर का यूज करेगा एंड इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर बच गया एंड यहां पर आएगा प्लस। यहां से ये लोन पेयर इस H प्लस को ज्वाइन करेगा, ये लोन पेयर, एंड यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यहां पर जो बन रहा है इसे हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे। प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम लोग ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, आप सबको पता होगा। अब इसमें आगे रिएक्शन होगा। चलो ये और एक चीज समझ लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट पहला जो पॉइंट है वो फास्ट रिएक्शन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, तो सेकेंड स्टेप भी रिवर्सिबल रिएक्शन है बट ये स्लोअर स्टेप है। अब जो स्लोअर स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, इसी को हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइन स्टेप। और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे एंड यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर। तो रिलीज क्या हुआ, वाटर। अब जैसे ही वाटर रिलीज हुआ तो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर मुझे मिल सकता है RCHCH3 एंड बीच वाले कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसे हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। मैं आगे भी बता चुका हूं, वापिस एक बार बोल रहा हूं, सुन लेना, याद रख लेना। कोई भी रिएक्शन के अंदर जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो वही रिएक्शन रेट डिटरमाइन रिएक्शन होता है। वही स्टेप जो है उसे रेट डिटरमाइन स्टेप एज वेल एज अ स्लोअर स्टेप बोलेंगे। अब यहां से होगा क्या, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, मैंने H प्लस यहां पर यूज किया था, वो H प्लस मुझे वापिस देना है। किसको, HSO4 माइनस को। तो यहां पर मैं HSO4 माइनस को ऐड करूं तो ये जो CH3 है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, CH3 ही है बट यहां पर मैं CH2 एंड बॉन्ड H लिख रहा हूं। होगा क्या, ये एज अ H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा एंड अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेगा। तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन CH एंड CH2 शिफ्ट हो गए, तो यहां पर हो गया पाई बॉन्ड, और ये जो H प्लस है ये H प्लस HSO4 माइनस के साथ चला गया। जब H प्लस HSO4 माइनस के साथ चला गया तो यहां पर माइनस हो जाएगा H2SO4। तो देखो ये H प्लस मैंने इनिशियली यूज किया था वो मैंने वापस कर लिया एंड H2SO4 एज इट इज मुझे वापस मिल गया। अब यहां से ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फाइनली कंपाउंड मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग बोलेंगे अल्कीन। तो ऐसे हम लोगों को अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहां से कहानी ये समझनी है हम लोगों को कि कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है वो रेट डिटरमाइन स्टेप है। इसका मतलब हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं, समझना ध्यान से।
ease of dehydration of alcohol is directly proportional with the stability of carbocation. Ease of dehydration is directly proportional with the stability of carbocation. Means डिहाइड्रेशन का रिएक्शन कितना इजीली होगा वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना डिहाइड्रेशन इजीली होगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी है कि आप लोगों को जीओसी के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसे याद कर लो, याद ही होगा मेजॉरिटी केस में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब इसके अंदर क्या हो सकता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, एंड देन आफ्टर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो एक चीज यहां से समझो कि मैंने यहां पर जो अल्कोहल लिया है वो कौन सा अल्कोहल है, या फिर यहां से जो अल्कोहल लिया ये दोनों सेम ही है। तो यहां पर जो मैंने अल्कोहल लिया वो कौन सा अल्कोहल है? दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे पता चला? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन और 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट है डायरेक्टली, सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बना वो कौन सा बना? 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों तरफ कार्बन ज्वाइंट है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमको यहां पर मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा एंड 1 डिग्री अल्कोहल हमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका ऑर्डर होगा 3 डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से रिएक्शन देगा, थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का, एंड सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल का। तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से नहीं होगा, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत ही आसानी से होगा। अब कुछ रिएक्शन मैं बता रहा हूं, मान के चलिए आपके पास पहला रिएक्शन है CH3 CH2 CH2, एक काम करो, चलो यहां पर OH लिख लो। तो ये आपका इथेनॉल हो गया। अब ये इथेनॉल जो है मैं इसे 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकता हूं। दूसरा रिएक्शन मुझे बताना है आप लोगों को CH3 CH CH3 एंड यहां पर OH, इसे हम लोग बोलेंगे prop to all। ये हमारा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। एंड थर्ड नंबर का रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग CH3 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 एंड यहां से आएगा OH। तो ये 1 2 एंड 3 सेकेंड नंबर के ऊपर मिथाइल है, तो इसे बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल prop to all। 2 मिथाइल prop to all। इसमें OH containing carbon attached with the 3 another carbon, that's why this is a 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब इन सब के मुझे रिएक्शन बताने हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल जब ये रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन होता है। इतना ही नहीं, ये रिएक्शन 443 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। यहां पर जब मैं रिएक्शन करूंगा तो कहानी कुछ अलग बयां करेगी, देखते हैं। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल में होगा क्या? तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर से OH एंड बीटा कार्बन के ऊपर से 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन ले लो, तो 1H प्लस एंड 1OH माइनस, टुगेदर इट कैन रिलीज द वाटर। तो यहां से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब क्या रह गया? CH3 में से 1 हाइड्रोजन चला गया, सो रिमेनिंग इज 2। अब रिमेनिंग हाइड्रोजन है 2, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर बीच में पाई बॉन्ड ऐड हो जाएगा। तो आंसर इज इथीन। आंसर इज इथीन। आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए कि भाई यहां पर हमने कंपाउंड कौन सा लिया एज अ कैटालिस्ट एंड कौन से टेम्परेचर पे मैंने ये रिएक्शन किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मैं 80% फास्फोरिक एसिड भी ले लूं तो भी ये रिएक्शन होगा,
सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर एंड टेम्परेचर 440 केल्विन ले लूंगा तो भी ये रिएक्शन होगा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो कि 1 डिग्री के अंदर हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड है मीन्स 100% आयोनाइजेशन नहीं होता और उसका भी सिर्फ हमने 80% प्रोपोर्शन लिया है। कितना? 80%। जबकि यहां पर 443 केल्विन था, उसकी जगह हम यहां पर ले रहे हैं 440 केल्विन। तो यहां की कंडीशन की कंपेयर में सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशन वीक ले रहे हैं, तब भी ये रिएक्शन होगा। एंड यहां पर OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है उसे अल्फा एंड अल्फा के साइड वाले कार्बन को बीटा बोलेंगे। यहां पर दोनों बीटा है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर कहां से हाइड्रोजन को रिलीज करना है? अल्फा का OH एंड बीटा का हाइड्रोजन। तो बीटा का हाइड्रोजन कौन सा? तो दोनों में से कोई भी तरफ से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यदि मैं यहां से एक हाइड्रोजन ले लूं तो रिलीज क्या होगा? अगेन वाटर। वाटर रिलीज होने के बाद रिमेनिंग इज व्हाट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा हमारा प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। अब यहां पर आइए, तो ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल है। अब ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसके अंदर हमें कंडीशन इससे भी वीक लेनी है, तो यहां पर हम क्या लेंगे? 20% फॉस्फोरिक एसिड। इतना ही नहीं, यहां पर 358 केल्विन टेम्परेचर पे भी काम हो जाता है। तो आप सोचिए कि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो कंडीशन थी उसकी कंपेयर में 2 डिग्री अल्कोहल में कंडीशन हमने वीक कर ली, एंड 2 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री अल्कोहल में कंडीशन और भी वीक कर ली। कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट हमने डिक्रीज कर लिया, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर लिया, तब भी ये रिएक्शन होता है एंड आसानी से होता है। तो यहां से ये हो गया हमारा अल्फा, ये तीनों बीटा है। तो किसी भी कार्बन के ऊपर से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। तो अल्फा कार्बन से यहां से OH हटा लो एंड बीटा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को हटा लो, तो अगेन यहां पर रिलीज क्या होने वाला है? वाटर। चलिए, वाटर रिलीज होने के बाद क्या रिमेनिंग है? CH3 देख सकते हो आप, उसके बाद C, ऊपर CH3, यहां पर हो गया आपका CH2, तो ये दोनों के बीच में आएगा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन। इसे हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन बोलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन मुश्किल है, उससे थोड़ा इजी है। 2 डिग्री का सबसे आसान है 3 डिग्री का। 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो रहा है। अंडरस्टूड? तो बात यहां पर समझने की क्या है? अल्कोहल में अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर आप देखो कि एक ही कंपाउंड है या एक ही अल्कोहल है प्रोटोनेटेड, वहां से रिएक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है। और एक ही कंपाउंड से जब एलिमिनेशन होता है तो उसे E1 बोलते हैं। 1 मींस मोनोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर, तो E1 रिएक्शन बोलते हैं इसे। दिस इज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आसानी से होता है, 3 डिग्री में डिफिकल्ट होता है, 2 डिग्री में और डिफिकल्ट होता है 1 डिग्री में। और भी हमें कुछ एग्जांपल्स अभी समझने हैं, लेकिन पहले इसे नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग और रिएक्शंस पढ़ते हैं जो भी आपको नोट करने पड़ेंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं और उसके आंसर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ चीजें आप लोग जो पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग सही बैठेगी, कुछ अलग भी आएगा। कैसे? वो सारी चीजें हम समझेंगे। जैसे कि ये है सबसे पहले आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप क्या सोचोगे कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड न लेके आप 80% फॉस्फोरिक एसिड ले लो एंड टेम्परेचर उस हिसाब से लगा दो आप 440 केल्विन, तो भी ये रिएक्शन होगा। लेकिन हम यहां पर एक जनरल कैटेगरी चूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, समझना ध्यान से। जो वीक कंडीशन रिएक्शन करता है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिएक्शन कर ही लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा की दोनों तरफ बीटा कार्बन है।
क्या दोनों तरफ से मैं हाइड्रोजन को बारी बारी हटाऊं तो प्रोडक्ट सेम मिलेगी? तो आंसर इज नो, प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहां से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो होगा क्या, इस बीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन, रिलीज क्या होगा बेटा? वाटर रिलीज होगा। अब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो हमको यहां पर एक कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्यूट 1 इन आंसर आ गया हमारा। अब मान के चलो ये बीटा को हम चूज नहीं कर रहे, इस बीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां से हाइड्रोजन को हटाओ, तो OH यहां से एंड हाइड्रोजन यहां से, वाटर रिलीज हो गया, यहां पर क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो यहां पर मुझे मिलेगा CH3, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो CH, ये दोनों के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड CH एंड यहां पर बनेगा CH3। ये हमारा बन रहा है ब्यूट 2 इन। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये दोनों प्रोडक्ट में से एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो याद रखना ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो माइनर प्रोडक्ट होगी, जबकि ये जो प्रोडक्ट बन रही है वो मेजर प्रोडक्ट होगी। ओके, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है सेटजेफ रूल। इसके पीछे का सेटजेफ रूल, इसके पीछे का रीजन है आपका सेटजेफ रूल। अब ये क्या है? सेटजेफ रूल क्या है? स्पेलिंग गलत है, सेटजेफ रूल याद रखना। अब ये सेटजेफ रूल है क्या? सेटजेफ रूल के अंदर हम लोगों को हाइपर कंजुगेशन देखना होता है। सेटजेफ क्या बोल रहा है? बहुत आसान बात बोल रहा है कि कोई भी अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा अल्कीन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे कि यहां पर ये अल्कीन है आपका, देखो ध्यान से, ये आपका अल्कीन है। अब ये अल्कीन के साथ वाला कार्बन है, उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, एंड ये अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। जबकि यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर अल्कीन जो है उसके साइड वाले कार्बन अल्फा, यहां पर अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है उतना हाइपर कॉन्जुगेशन के नंबर बढ़ते हैं। यहां पर 2 ही स्ट्रक्चर एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, जबकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मुझे 6 मिलेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में जीओसी के अंदर। आई होप आपने अच्छे से उसे लिखा होगा एंड समझा होगा। तो यहां पर हम लोगों को जो मिल रहा है वो है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर जो मिल रहा है वो है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है उसके कंपेयर में 6 अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये मेजर प्रोपोर्शन पे मिलता है। अंडरस्टूड? तो हम लोगों को सेटजेफ रूल फॉलो करना पड़ता है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलती है तब। दूसरी चीज, चलो यहां पर आओ। यहां पर आते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि भाई यहां से OH अल्फा एंड बीटा, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि OH एंड H यहां से एक ही प्रोडक्ट मिलेगी कि एक से ज्यादा? तो आपका आंसर आएगा एक प्रोडक्ट मिलेगी। कौन सी वाली? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में से हीट करके आप लोग कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म करोगे? तो आपने आंसर ये लिख लिया, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, यही मेजर मिलेगी, ऐसा लिखा तो वो गलत आंसर होगा। अब आपको लगे ऐसा कैसे? तो मैकेनिज्म को देखो जरा ध्यान से, मैकेनिज्म को देखो। मैकेनिज्म के अंदर हम लोग रेट डिटरमाइन स्टेप किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसमें से मैं कार्बोकैटायन को फॉर्म करूं बेटा तो कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा मेरा, CH3 CH2 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 प्लस ऐसा कार्बोकैटायन।
अब मुझे ये बताइए कि ये OH हट गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया। OH कैसे हटता है वो मैकेनिज्म को देखो रिवाइंड करके एक बार। ये सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है, यहां पर वो H आ जाता है एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये रिलीज हो जाता है, तो ये प्लस बन जाता है। अब यहां से रीअरेंजमेंट होगा। कैसा रीअरेंजमेंट? अब रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा पॉइंट समझ लेना। रीअरेंजमेंट कहां पर होता है? तो हाइड्राइड आयन मींस H-, मिथाइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग से रीअरेंजमेंट होता है। ये तीनों में से कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं हम। शर्त ए है, रूल ये है कि जो कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर ये तीनों में से कुछ होना चाहिए। लेकिन ये शिफ्टिंग तभी होगी जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती हो। यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है तो इस शिफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम शिफ्टिंग करके देखें तो ये जो कार्बोकेटाइन है उसका जस्ट बगल वाला कार्बन ये है। ये बगल वाले कार्बन के ऊपर से यहां से हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट करो H-, तो ये प्लस यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो होगा क्या कि हम लोगों को एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा CH3, CH2, CH, CH3। यहां से H- CH2 में चला गया, ये बन गया CH3 एंड ये प्लस इधर आ गया। मुझे ये बताइए कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन? बताइए बेटा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो अब इसके साइड वाले कार्बन के ऊपर से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहां पर भी है। क्यों? देखो जरा, कार्बोकेटाइन का ये कार्बन जो है, ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन अल्फा के साइड वाले 2 बीटा है। यदि मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा लूं, ये CH3 में से एक H+ को हटा लूं, तो प्रोडक्ट मुझे कौन सी मिलेगी? ये वाली। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा ना, तो प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। देखो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता तो मैकेनिज्म को और एक बार देखिए तब पता चलेगा आपको। कार्बोकेटाइन वाला कार्बन अल्फा है, उसके साइड वाला कार्बन बीटा है, तो ये बीटा, ये अल्फा क्यों है? क्योंकि इसके साथ OH है, सम अज्यूम करो। एक्चुअल में OH यहां पर था लेकिन शिफ्टिंग करके जो कार्बोकेटाइन बना तो उसके ऊपर OH था, ऐसा अज्यूम कर लो आप। तो ये बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन चला गया, तो एक प्रोडक्ट ये मिली। दूसरी प्रोडक्ट इस तरफ से मिल सकती है, यहां से हाइड्रोजन को हटा के देखो तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगी? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। अब इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? तो ये बता दिया। यही 2 प्रोडक्ट है, देखो बेटा। अल्कीन का ये अल्फा और अल्कीन का ये 2 अल्फा। यहां पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पर आपको 2 अल्फा है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये हमको प्रोडक्ट मिलेगी मेजर और ये प्रोडक्ट हमको मिलेगी माइनर। तो अगेन यही 2 प्रोडक्ट आती है इसमें से भी। तो ध्यान रखना, सिर्फ गलती से ये प्रोडक्ट लिख ली तो गलत होगा। मैकेनिज्म के तौर पे जाओगे तब पता चलेगा। ये तीनों में से कुछ भी शिफ्ट हो सकता है। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर बॉन्ड, तो ये या मिथाइल या H- हाइड्राइड, ये कब शिफ्ट हो सकता है? तो उसके बिल्कुल कार्बोकेटाइन के बिल्कुल साइड वाले नेबर वाले कार्बन के ऊपर ये तीनों में से कुछ अवेलेबल है तो ये पॉसिबल है। अब आ जाइए यहां पर बेटा। अब आप यहां पर आंसर क्या करोगे? तो जनरल स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि OH जिस कार्बन के ऊपर है वो कार्बन अल्फा के ऊपर साइड वाला बीटा, अल्फा के ऊपर से OH को हटा लो, बीटा के ऊपर से H को हटा लो, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये बात करी जनरल स्टूडेंट ने कि भाई ये रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन भी होता है। कैसे? ये रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम लोग अल्फा कार्बन के ऊपर से कार्बोकेटाइन बनाएंगे। इसमें से H+ यहां पर आएगा, वाटर रिलीज होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन हमको मिल सकता है ये वाला CH3 एंड यहां पर CH2, इसके ऊपर आ गया प्लस। इन जनरल
OH जिस कार्बन के ऊपर होता है उसके ऊपर प्लस आप रख लो। ओके, अब होगा क्या, तो ये प्लस तो हमने रख लिया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब आगे क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्या इसमें और स्टेबिलिटी हो सकती है? तो नेबर वाले कार्बन के ऊपर क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्राइड के फॉर्म में ही वो जाएगा। हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो मिथाइल को प्रेफरेंस देना है, फिर मिथाइल नहीं है तब फिनाइल पे जाना है। तो अब ये कार्बोकेटाइन की साइड वाला कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है तो सेकेंड मिथाइल, तो ये मिथाइल को हम शिफ्ट करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग में ये मिथाइल इसके ऊपर आ जाएगा और ये प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको कंपाउंड मिलेगा लाइक दिस, CH3 C CH3 CH2 एंड CH3। ये C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, दैट इज कार्बोकेटायन। तो ये प्लस इधर शिफ्ट हो गया, ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया। अब आगे देखो क्या हो सकता है, तो यहां पर हमको अब 2 प्रोडक्ट मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो 3 प्रोडक्ट, लेकिन मैं 2 ही बताऊंगा आपको, इसका रीजन भी बताऊंगा। पहले तो ये अल्फा कार्बन आ गया, इसके साथ OH ऐसा अज्यूम करो, तो ये बीटा और ये बीटा, राइट। अब मेरे पास 3 बीटा है तो प्रोडक्ट 3 ही बनेगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहां से मैं H माइनस को हटाऊं या यहां से हटाऊं, सॉरी H प्लस को यहां से हटाऊं या यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, तो मुझे प्रोडक्ट एक तो ये मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 एंड CH3, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। अब मान के चलो मैं ये नीचे वाला जो CH3 है वहां से H को हटा दूं, यदि मैं यहां पे H हटाऊं तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, जो डबल बॉन्ड आएगा उसे मैं लाइन में ले लूंगा, मिथाइल को नीचे ले लूंगा, आंसर तो यही रहेगा। नहीं समझ आया? वापिस समझो, यहां से हाइड्रोजन को मैं हटा दूं तो कार्बोकेटाइन एंड ये CH2 बनेगा, ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आएगा। ये पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड में लीनियर मदर चेन में लेके आऊंगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन में लाइन में ले लूंगा, जबकि मिथाइल को मैं नीचे ले लूंगा, तो यही कार्बोकेटाइन से यही आंसर मिलेगा। तो ये और ये दोनों सेम प्रोडक्ट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। नंबर दे दो 1 2 3 4, इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये आंसर आया। अब दूसरा पॉसिबल क्या है, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन से हाइड्रोजन हटा लो, अब यहां से हाइड्रोजन हटा लो तो यहां पर पाई बॉन्ड आएगा, तो मुझे मिलेगी CH3 C CH3 पाई बॉन्ड CH एंड CH3। देखो बेटा, ये कार्बोकेटाइन एंड ये बीटा कार्बन से मैंने क्या हटा लिया? हाइड्रोजन। अब यहां पर ये आपका अल्कीन है, इसके अल्फा कार्बन गिनो 2 एंड ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन गिनो 5, यहां पर 3, यहां पर 2, तो यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस यहां पर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जबकि यहां पर देखा जाए तो ये अल्कीन है आपका, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये 3 3 एंड 3 टोटल यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो हम लोग उससे मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे तो मोर स्टेबल बोलेंगे। तो ये हमको कैसा मिलेगा? ये हमको मिलेगा मेजर, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारी माइनर प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग अलग करते हैं, मेजर प्रोडक्ट कैसे लाते हैं, माइनर प्रोडक्ट कैसे लाते हैं। उसके लिए रीअरेंजमेंट करना पड़े तो करना है, लेकिन रीअरेंजमेंट तभी करना है जब कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलती हो। लेकिन कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी लाने के लिए रीअरेंजमेंट में सिर्फ 3 चीजें आप शिफ्ट कर सकते हो, वो भी बगल वाले कार्बन के ऊपर से, हाइड्राइड आयन, CH3 माइनस एंड फिनाइल माइनस, उतना ही शिफ्ट कर सकते हो बगल वाले कार्बन के ऊपर से। ओके, चलिए नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं।
अब देखो मैंने एक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये 4 ऑप्शन जो मैंने दिए हैं उसमें से ऑर्डर आपको डिटरमाइन करवाना है या ऑर्डर डिसाइड करना है कि डिहाइड्रेशन किसका इजीली होगा एंड किसका डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सबके कार्बोकेटाइन बना लो। कार्बोकेटाइन बना लोगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिटरमाइन होगी एंड जैसे ही स्टेबिलिटी डिसाइड होती है तुरंत आपको पता चलेगा कि कौन सा इजीली डिहाइड्रेशन कर सकता है। अब डिहाइड्रेशन के लिए ध्यान ये रखना है कि कार्बोकेटाइन बनाएंगे, लेकिन कार्बोकेटाइन के लिए OH को हटा के उस कार्बन के ऊपर प्लस लगा दो। OH को हटा के उस कार्बन के ऊपर प्लस लगा दो तो यहां पर मेरा कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 के ऊपर प्लस। यहां पर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर आएगा प्लस। ये ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइल कार्बोकेटाइन। यहां से OH हटा लो तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। जबकि यहां पर से मैं OH हटा लूं तो मेरा कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये बेंजाइल है, ये एलाइल है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है एंड ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। बेटा समझना थोड़ा ध्यान से, वैसे देखा जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी में आता है, एलाइलिक अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसके अंदर कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत कम स्टेबल होता है प्राइमरी में, लेकिन यहां पर रेजोनेंस भी तो होता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्लस सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें पूरी, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये प्लस सिग्मा पाई, तो यहां पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। 3 डिग्री मींस टर्शरी कार्बोकेटाइन ऑलवेज मोर स्टेबल एंड उसके बाद सेकेंडरी। अब ध्यान ये रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड टर्शरी में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आएगा C सबसे पहले, क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही इजीली डिहाइड्रेशन होगा, तो आंसर आएगा C। फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कंपेयर में रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन जो है, रेजोनेंस के थ्रू जो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकेंडरी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ये बेंजाइलिक एंड एलाइलिक दोनों में रेजोनेंस होता है, तो इसमें सिर्फ एक ये प्लस सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है, जबकि ये पूरी बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे। जीओसी में ये भी पढ़ा दिया है मैंने कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये आएगा A, देन आफ्टर आएगा B एंड आफ्टर दैट D, तो आपका आंसर ये वाला बनेगा CABD। सबसे फास्टली इसका डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद A का, देन आफ्टर B का एंड सबसे मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा D का डिहाइड्रेशन। अंडरस्टूड? तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब डिहाइड्रेशन करने के और भी तरीके हैं। मैंने आपको 3 कंपोनेंट दिखाए थे, मैं अगेन यहां पर कंपैरिजन दिखा रहा हूं, ध्यान रखना। डिहाइड्रेशन यदि आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से या फॉस्फोरिक एसिड से कर रहे हो या फिर KHSO4 से कर रहे हो, साथ में गर्म कर रहे हो, इसमें से कुछ भी ले रहे हो, कुछ पॉइंट याद रखना है। ये रिएक्शन कैसा होगा? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। दिस इज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, इसमें आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, सो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यहां पर H माइनस, मिथाइल माइनस एंड फिनाइल माइनस का शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकता है, मीन्स रीअरेंजमेंट यहां पर कर सकते हो, लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल।
एंड लास्ट वन, यहां पर आपको सेडजेफ रूल को भी फॉलो करना है, ध्यान रखना है ये पॉइंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पॉइंट में से डिहाइड्रेशन गुजर रहा है। लेकिन यदि डिहाइड्रेशन के लिए मैं ये जो कैटालिस्ट यूज कर रहा था उसकी जगह चेंज कर लूं, चेंज करके क्या लगा दूं, तो यहां पर मैं लगा दूं या तो फिर Al2O3 ले लूं या फिर P2O5 ले लूं, जिसे आप लोग P4O10 भी लिख सकते हो। देन आफ्टर POCl3 ले लो एंड इसके साथ इसको भी थोड़ा गर्म कर लो, हीट प्रोवाइड कर लो। तो यदि ये इसके थ्रू डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि इसमें जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं इसमें भी सिस्टम तो है। पहला पॉइंट, ये इवन एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन नहीं आता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं आता है। उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट का कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा रोल? रीअरेंजमेंट का रोल नहीं होगा, क्यों? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती थी। जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं होगी तो फिर रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड ये सेडजेफ रूल को फॉलो करता है। तो दो पॉइंट को ध्यान में लेना है, यदि ये तीनों में से कोई कंपोनेंट है एज कैटालिस्ट, ये तीनों में से कोई है तो ये चारों ध्यान में लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। यदि यहां पर CH3 है, CH2, CH2, CH2 एंड OH, ऐसा कोई कंपाउंड है एंड इसको दो तरीके से हम कर रहे हैं। एक तो ले ले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरा ले ले Al2O3। इसको गर्म करो, इसको गर्म करो। क्वेश्चन सिर्फ ये है, राइट ओनली मेजर प्रोडक्ट, राइट ओनली मेजर प्रोडक्ट्स। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी वही देखना है। तो देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आता है तो कार्बोकेटायन की बात आएगी, कार्बोकेटायन की बात आएगी तो स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहां पर मैं CH3, CH2, CH2, CH2 एंड प्लस, यहां पर प्लस आएगा। फिर यहां से शिफ्टिंग होगी, यहां से हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये प्लस इधर आएगा एंड यहां पर बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरी ये आएगी आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर H माइनस शिफ्टिंग, फाइनल प्रोडक्ट मेरी कौन सी बनेगी? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3। But2ene इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगी। बट यही क्वेश्चन सिर्फ Al2O3 से या फिर P2O5 और P4O10 या POCl3 से कर लो तो डायरेक्टली यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। तो इसमें मेरी मेजर प्रोडक्ट ये वाली आएगी। देखो दोनों में फर्क क्या आ रहा है। यहां पर कार्बोकेटायन वाला पॉइंट आता था, इसलिए शिफ्टिंग की जरूरत पड़ी। तो कार्बोकेटायन एंड शिफ्टिंग दोनों प्रेजेंट है, जबकि इसमें ना तो कार्बोकेटायन की जरूरत है ना ही शिफ्टिंग की जरूरत है। तो डायरेक्टली OH के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड लगा दो। ध्यान रखना, नोट डाउन करना, इसमें से कोई आ रहा है डिहाइड्रेशन कंपाउंड, डिहाइड्रेशन करने के लिए, तो डायरेक्टली OH एंड उसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड क्रिएट करो। जबकि इसमें से कोई आता है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख के फिर आप करिए। ओके, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए बेटा, तो यहां पर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस जरूर करिए एंड पढ़ाई इतनी अच्छे से करिए कि लॉकडाउन पीरियड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ आप लोग। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में मिल रहे हैं सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एंड नीट और जेईई के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।